डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स के इस लेक्चर में आज हम डिजाइन स्टेप्स देखेंगे और उस पर बेस्ड एक डिजाइन प्रॉब्लम। डिजाइन अप्रोच, सबसे पहले तो हमें डिजाइन अप्रोच देखना होता है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमाइन द सेडिमेंट कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लो इन चैनल। जनरली सेडिमेंट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला है हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास सेडिमेंट कंसंट्रेशन जो है वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, बस हमें उसके बेस पे सेडिमेंट लोड कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द D50 of the bed material for non-cohesive soil and the void ratio of the bed material for cohesive soil। तो इसमें अगर हम देखें तो ये पार्टिकल्स के साइज हैं। ये एक तो हम थ्योरेटिकल डाटा जो गिवन होता है उसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें फील्ड सैंपल कलेक्ट करना होता है एंड देन उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। फिर आता है हमारा कैलकुलेट परमिसिबल ट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया यूजिंग शेल्ड्स इक्वेशन। तो ये हमारा क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस ही है। इसका एक्सप्रेशन हमने देखा था शेल्ड्स एंट्रेनमेंट थ्योरी में, टाउ सी इक्वल टू 0.056 गामा डब्ल्यू डी S-1 फॉर D ग्रेटर देन 6 mm, जहाँ पार्टिकल साइज 6 mm से बड़ा हो, वैसे में हमने ये देखा था। ओके, फिर अगला आ जाता है सेलेक्ट ए सुटेबल बेड स्लोप। बेड स्लोप कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम जो एवरेज ग्राउंड स्लोप है उसको रेफरेंस लेके हम बेड स्लोप कुछ चुन लें, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे चुनें। इन जनरल हम अगर अदर डेटा गिवन हो तो बेड स्लोप फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्टेन R इज मीन हाइड्रोलिक डेप्थ। इसके लिए हमने मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, टॉ इक्वल टू गामा डब्ल्यू RS। ठीक है, तो टॉ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। S अगर हम सुटेबल S चुनते हैं तो उसको यूज करके, वो दो चीजें यूज करके, और गामा डब्ल्यू तो नोन है, कहीं पे हम लोग 10 लेते हैं, वाटर का यूनिट वेट कहीं पे 9.81 ही लेते हैं। ठीक है, तो गामा डब्ल्यू RS इस एक्सप्रेशन से हम लोग R फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है knowing R एंड assuming suitable N। N क्या है, रुगोसिटी कोफिशिएंट। तो रुगोसिटी कोफिशिएंट डिपेंड करता है हमारा किस टाइप का सॉइल में चैनल है, एक तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा डिस्चार्ज कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसकी वैल्यूज जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड 7112 में, ठीक है, कब किस सिचुएशन में क्या लेना है वो दी हुई है। जनरली क्या है कि हमारे यहाँ चैनल्स जो है नॉर्मल एलुवियल सॉइल्स में है जनरली, ठीक है, नॉर्मल एलुवियल सॉइल्स में ही है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या है, ऑलमोस्ट एलुवियल सॉइल ही है। ठीक है, तो N की वैल्यू 0.02 होती है जब डिस्चार्ज क्या हो 15 क्यूबिक से बड़ा हो एज पर कोड, और
अगर उससे कम है डिस्चार्ज 15 से कम है तो n का हम लोग n की वैल्यू 0.0225 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ये सब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसके बेस पे हम लोग क्रॉस सेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चैनल का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कितना एरिया होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास R और A है तो उसका यूज करके हम लोग डिजायरेबल बेड विड्थ और डेप्थ चैनल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसी तरह ये स्टेप वाइज हम चलेंगे। हो सकता है कुछ कहीं मिसिंग हो तो आपको अप्रोच अपना चेंज करना पड़े। ठीक है, तो ये जनरल एक प्रोसीजर। ठीक है, इसको हम केस टू केस वेरी कर सकता है। ठीक है, बट इन जनरल इसी तरह हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे एक हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हमें शब्दों पे बहुत ज्यादा गौर करके चलना हो। ठीक है, तो डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल carrying a full supply discharge of 30 cubic with a bed load concentration of 50 ppm by weight. The average grain diameter of the bed material is 0.3 mm. तो हमें एक इरिगेशन चैनल डिजाइन करना है। तो इरिगेशन चैनल जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा विड्थ नहीं रखनी है, केवल इरिगेशन के पर्पज से है तो बहुत ज्यादा विड्थ नहीं रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ होता, सपोज के हमें नेविगेशन चैनल डिजाइन करना होता तो क्या होता, विड्थ हमें ज्यादा रखनी होती क्योंकि उसमें हमें बोट्स शिप्स वो सब चलाना होता है, तो इसलिए उसकी विड्थ हम लोग ज्यादा रख लेते हैं। ओके, बट इरिगेशन चैनल है केवल इरिगेशन के पर्पज से है तो हमारा विड्थ ज्यादा नहीं होना है इसमें। ठीक है, विड्थ अप टू 25 मीटर इज सफिशिएंट फॉर इरिगेशन। 25 भी ज्यादा हो गया क्योंकि विड्थ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उससे क्या होगा कि एवापोरेशन वगैरह, एवापोरेशन के लिए ज्यादा सरफेस एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा। तो विड्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा विड्थ चैनल के बेड की विड्थ है। तो बेड विड्थ और जनरली जो चैनल्स होते हैं इरिगेशन के वो क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन का। तो अब बेड अगर बहुत ज्यादा रखेंगे तो उसके कंपैरिजन में टॉप विड्थ भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बेड विड्थ कम से कम हो, डेप्थ ज्यादा हो सकती है, अच्छी बात है क्योंकि उससे क्या होगा फिर हमारा एवापोरेशन लॉसेस कम होंगे। ओके, तो अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम में दे रखा है फुल सप्लाई डिस्चार्ज कितना होना है, तो 30 क्यूबिक होना है। बेड लोड कंसंट्रेशन यानी कितना सेडिमेंट घुला हुआ है 50 ppm। हाँ, और एवरेज ग्रेन डायमीटर जो बेड मटेरियल का है वो क्या है 0.3 mm। तो इसमें सबसे पहला अब हमारे पास केवल 3 डाटा दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करके पूरा चैनल डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेड लोड, कितना बेड लोड ट्रांसपोर्ट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब कंसंट्रेशन है 500 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो जितना डिस्चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर आवर कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूटन पर आवर में। हमेशा हमें बेड लोड जब मतलब बेड लोड है तो हमेशा न्यूटन। ठीक है, तो इतना लोड हमारा न्यूटन पर आवर में क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। फिर हम तय करेंगे कि रिजीम पेरीमीटर कितना होगा चैनल का। रिजीम पेरीमीटर क्या होता है कि ऐसा कंडीशन, रिजीम कंडीशन को पहले अगर हम बात करें तो एक ऐसा कंडीशन, मैं बहुत ब्रीफली इसको चीज को बोल रहा हूँ
कि जिसमें नन सिल्टिंग नन स्कावरिंग वेलोसिटी हो सके, यानी उस चैनल में ना कोई सिल्ट डिपॉजिट हो, ठीक है, ना उस चैनल से कोई सिल्ट स्कावर हो। सिल्ट यहाँ पे चैनल से स्कावर होने का मतलब आई थिंक सॉरी, मेरा मतलब यहाँ पे है बेड मटेरियल या साइड में जो साइड्स हैं उसका स्कावरिंग नहीं हो रहा। जैसे हो जाता है ना फ्लो के कारण, क्या होता है नदी या नदी में जैसे पानी बहती है तो क्या होता है किनारे की मिट्टी काट ली जाती है, हाँ, बहाव के कारण किनारे की मिट्टी कट जाती है। कई जगह क्या होता है बेड की भी मिट्टी कट जाती है, तो कहीं नदी गहरी कहीं कम गहरी होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम गहरी, इस तरह होता है। तो रिजिम पेरीमीटर की जब हम बात करें तो हमारा एकदम हमारा जो मतलब होता है वो एक ऐसा पेरीमीटर जिसमें ना सिल्टिंग हो ना स्कावरिंग हो रहा हो, ठीक है। तो रिजिम पेरीमीटर चैनल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये रिजिम पेरीमीटर का फॉर्मूला है, लेसी के द्वारा दिया गया। लेसी ने थ्योरी दी थी रिजिम थ्योरी, उसके अंदर कई सारे फॉर्मूलेज थे, उसमें से एक है रिजिम पेरीमीटर का P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये हम लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, 8वें सेमेस्टर में इरिगेशन में लेसी का थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, ओके। अब चूंकि यहाँ पे हमारा कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ भी और डेटा दिया हुआ नहीं है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग विथ ही एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम जैसा मैंने कहा इरिगेशन चैनल है तो अप टू 25 मीटर इज सफिशियंट, ठीक है। अब इतना भी, अब ये एजम्पशन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि नाले की जैसी चौड़ाई हो, और इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो किसी नेविगेशन चैनल टाइप का लगे। तो हमने यहाँ पे 20 मीटर विथ एज्यूम कर लिया, ठीक है। कम भी कर सकते थे, 15 मीटर भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती। तो हमने 20 मीटर एज्यूम कर लिया, ठीक है। 20 मीटर चौड़ाई में अब बेड लोड ट्रांसपोर्ट का रेट कितना होगा पर यूनिट विथ में, तो जितना हमारा हो रहा है न्यूटन पर आवर में वो डिवाइडेड बाय विथ हमने किया, तो देख रहे हैं हम 2648.7 न्यूटन पर मीटर पर आवर बेड लोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके ना। तो हमने मेयर पीटर का ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन देखा था, ठीक है। QS इक्वल टू 1500.6 टॉ बी एन डैश अपॉन एन और 3/2 माइनस टॉ सी आर होल पावर 3/2। QS उसमें किस में था, न्यूटन पर मीटर पर आवर में, और टॉ बी और टॉ सी आर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ओके। फिर एन डैश की वैल्यू KS पावर 1/6 अपॉन 24। अब KS क्या है, इफेक्टिव ग्रेन डायमीटर। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म बेड मटेरियल एंड एवरेज ग्रेन डाया ऑफ 0.3 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म बेड मटेरियल है, और ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म बेड मटेरियल होना मतलब एक प्रैक्टिकल तो नहीं है, बिकॉज हर पार्टिकल का अपना अलग शेप साइज हो सकता है, ठीक। तो वहाँ पे हम 0.3 mm एवरेज डाया के लिए केएस एज्यूम कर लेते हैं 0.4 mm, ठीक है, 0.4 mm। अब ये एजम्पशन भी जो है इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, जितना कम से कम हम रखें 0.4, 0.3, 0.5, ठीक है। इस तरह के एजम्पशन से जो है हमारा काम चल जाता है, ठीक। बहुत ज़्यादा इसमें केएस एज्यूम नहीं करना है, ये ध्यान रखना, मतलब
मैक्सिमम आप यहाँ मैक्सिमम आप 0.6 तक जाइए अगर एज्यूम करना पड़ रहा है तो, अदरवाइज गिवन है तो कोई बात नहीं। ओके, फिर उससे हम लोग एन डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। एन डैश आ गया हमारा, ठीक है। अब लेसी का ही एक इक्वेशन है, लेसी के कई सारे रीजन थ्योरी में कई सारे इक्वेशंस हैं, तो उसी में से एक इक्वेशन है सिल्ट फैक्टर का, ठीक। सिल्ट फैक्टर कितना, F इक्वल टू 1.76 अंडर रूट MR। MR क्या है यहाँ पे, एवरेज ग्रेन डायमीटर। ओके, एवरेज ग्रेन डायमीटर। तो उसके बेस पे हमने देखा सिल्ट फैक्टर है 0.964 अप्रोक्सीमेटली 1, ठीक। तो चूंकि क्या है, फिर लेसी का एक और इक्वेशन है, रूगोसिटी कोफिशिएंट को सिल्ट फैक्टर से कोरिलेट किया गया था, एक्सप्रेशन था n इक्वल टू 0.0225 f टू द पावर 1/4। तो f ऑलमोस्ट 1 है, तो n हो जाएगा कितना हमारा 0.0225, ठीक है। सॉइल कंडीशंस हमें नहीं दे रखा है, तो हम लोग ऐसे भी एज्यूम कर सकते थे कि चूंकि डिस्चार्ज अगर जैसे डिस्चार्ज 30 क्यूमेक है, अगर ये सब हम नहीं करते तो 0.02 एज्यूम करके काम कर लेते। बट यहाँ पे अगर हम इसको यूज कर रहे हैं लेसी के इक्वेशंस को, तो थोड़ा देखें एग्जैक्टली क्या मिल रहा है हमें। n इक्वल टू 0.0225 f टू द पावर 1/4। इससे हमारा n हो गया 0.0225। ओके, नाउ अब इस इक्वेशन के लिए, मेयर पीटर इक्वेशन के लिए एन डैश बाय एन की वैल्यू हमें जो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, वो हो गया 0.502, ठीक है। नेक्स्ट जो इफेक्टिव बेड स्ट्रेस है, और बेड शियर कह दीजिए, ठीक है, जनरली हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस ही कहें, ठीक। वो होता है QS बाय Q गामा W S D। अब ये QS बाय Q जो होता है, ये क्या होता है, करेक्शन फॉर साइड्स, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेता है, ठीक है। तो चूंकि हमने ओरिजिनल इक्वेशन इसका नहीं देखा था, हाँ, तो मैं एक बार बस ऐसे ध्यान दिला देना चाहता हूँ। तो QS क्या होता है इस फॉर्मूले में, QS कैपिटल QS एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है, एक्चुअल डिस्चार्ज। और Q क्या है, डिस्चार्ज इफ साइड्स वेयर फ्रिक्शनलेस, ठीक। तो एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा 30 क्यूमेक, ठीक। और Q हमारा कितना होगा, वो होगा डिस्चार्ज इफ साइड्स वेयर फ्रिक्शनलेस। तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं चैनल क्या है, साइड्स जो हैं वो फ्रिक्शनलेस है। अगर हम फ्रिक्शनलेस एज्यूम कर लेंगे तो QS बाय Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। जितना QS उतना ही Q उस केस में हो जाएगा। अगर फ्रिक्शनलेस है तो कोई लॉस नहीं होगा, तो QS और Q इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा QS बाय Q हो गया 1। तो हमारा जो बेड स्ट्रेस का फॉर्मूला है बेड शियर का, वो हो गया गामा W RS। तो गामा W हम लोग 9810 इस केस में ले रहे हैं, ठीक। RS न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ फिर हमने सिल्ट्स एंट्रेनमेंट थ्योरी जब देखा था, ठीक है, तो उस टाइम हमने देखा था क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स, critical tractive force TOS here equal to 0.0747 gamma S minus gamma into D, ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पे हमारे पास गामा S और गामा दोनों चाहिए। गामा हमारा, गामा S क्या है, वो जो हमारा बेड मटेरियल है उसका
यूनिट वेट और गामा हमारा वाटर का यूनिट वेट। तो हम वाटर के यूनिट वेट से स्पेसिफिक ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने 9810 वाटर के यूनिट वेट से दोनों के स्पेसिफिक ग्रेविटी को वो कॉमन कर लिया और 2.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी कंसिडर कर लिया बेड मटेरियल का, माइनस वाटर के लिए 1, ठीक है। और पार्टिकल्स का हमारा डाया 0.3 mm था तो वो ले लिया, इससे हमारा टॉ सी आर आ गया, ठीक। टॉ सी आर आ गया हमारे पास। अब हम मेयर पीटर का जो इक्वेशन है उसमें सारी वैल्यूज रखें, ठीक है। आर और एस तो अभी भी अननोन है, तो उससे हमारा आर एस इक्वल टू 484 इंटू 10⁻⁻6 आता है। फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं आर एस, चूंकि आर एस यहाँ पे दो अननोन्स हैं, एक ही इक्वेशन है तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा ताकि हम फाइंड आउट कर सकें दोनों का वैल्यूज, ठीक है। तो मेनिंग्स इक्वेशन फिर है, ये आपने पढ़ा होगा ओपन चैनल फ्लो, जब पढ़ा होगा उसी में ये था, ठीक है, वहीं से आ गया। मेनिंग्स इक्वेशन Q इक्वल टू 1/n a टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। जनरली वो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है, v इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 इंटू √s, ठीक है। तो हमने उसको डिस्चार्ज के लिए कर दिया, ठीक, क्योंकि डिस्चार्ज क्या है नून है, ठीक है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, हम जानते हैं मीन हाइड्रोलिक डेप्थ इक्वल टू A/P होता है, तो उसका यूज करके हम A इक्वल टू PR लिख सकते हैं। P हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो A इक्वल टू हो गया हमारा R के टर्म्स में 26.02 R। अब हम इस मेनिंग्स फॉर्मूले में A के जगह वो पुट कर देते हैं और जिसकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, √s के लिए वैल्यू मिला 22 इंटू 10⁻³ बाय √r, ठीक है। तो इस √s की वैल्यू हम लोग यूज कर लेते हैं, जो हमारा पहले जो इक्वेशन मिला है मेयर पीटर वाले से, उसमें इस फीचर को यूज किया हमने, तो r आ गया हमारा 1.15 मीटर, 1.15 मीटर R आ गया। तो अब इसका इस्तेमाल हम फिर वापस उस इक्वेशन में रख के कर ले तो S आ जाएगा, S आ गया 1 इन 2376। अब चूंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि जनरली क्या होता है, इरिगेशन चैनल क्या होता है हमारा ट्रेपेजॉइडल शेप में होता है। हम लोग साइड स्लोप्स अगर कुछ नहीं दिया हुआ हो, एज्यूम करना पड़े तो 1/2 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 1/2 एज्यूम कर लेंगे तो उस केस में जो उसका वेटेड पेरीमीटर आएगा वो आएगा P + d√5, ठीक है, P + d√5 प्लस B, ओके। तो B हमने एज्यूम कर रखा था, ओके, और P इक्वल टू हमारा इससे हो गया 20 + 2.236 D। सिमिलरली अगर 1/2 जब हमने एज्यूम कर रखा है तो वेटेड एरिया हो जाएगा BD + D²/2। तो B हमने फिर B की वैल्यूज रख दी। तो अब हमारे पास P और A दोनों के इक्वेशन D के टर्म्स में है। अगेन R इक्वल टू A/P करके हम देख लेते हैं, तो वहां से हमें R की वैल्यू तो ऑलरेडी नोन है, तो R इक्वल टू A/P, A के जगह हमने 20D + D²/2 रख दिया और P की जगह हमने 20 + 2.36 D रख दिया। तो इससे इसको सॉल्व करके हमारा D आ गया 1.27 मीटर, ठीक है। डेप्थ क्या है, बहुत कम है कंपेयर टू विथ डेप्थ क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, नॉट इवन 10%, ओके। तो विड्थ हमने ज़्यादा ले लिया, इस कारण से हमारा क्या डेप्थ कितना आया, कम आ गया, ओके। अगर हम विड्थ कम लेते तो हमारा डेप्थ ज़्यादा आता, जो ज़्यादा बढ़िया होता। तो
इन जनरल अगर कहें, यही हमारा कंप्लीट था डिज़ाइन। ओके, चैनल डिज़ाइन में हमें बस यही करना होता है कि सुटेबल बी कितना होगा, सुटेबल डी कितना होगा, बेड स्लोप कितना होगा, ये 3 चीज़ें हम बेसिकली बताते हैं। फाइनल आउटपुट जो हमारा होता है यही चीज़ें आती हैं, ये 3 चीज़ें बतानी है। ओके, तो इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तब तक यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये डिज़ाइन का नहीं है, इसमें कैलकुलेशंस बस करने हैं। ठीक है, में ऑर्बिटर और आइंस्टाइन इक्वेशन यूज़ करना है, वो हमारा कंसंट्रेशन के लिए जो सेडिमेंट लोड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। ठीक है, उसका यूज़ करके आप ये सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और बाकी प्रॉब्लम्स हम लोग असाइनमेंट में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से सबको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स करने हैं। इस लेक्चर में